अच्छा यार, कल ना हमने पढ़ा था एनआरवी। और एनआरवी जो होती है, मैंने बताया था, तकरीबन होता है एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस। मतलब इसमें से थोड़ी सी कॉस्ट और निकाल दो, जैसे कॉस्ट टू सेल है या कॉस्ट टू कंप्लीट है। तो इन छोटी मोटी कॉस्ट को जो कि लगानी पड़ जाती हैं प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो बाकी जो बच जाता है ना, वो एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस हम उसमें से माइनस कर देते हैं और हमारे पास एनआरवी यानी नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ जाती है। एनआरवी क्या होती है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ये बताया था। अच्छा, अब मैंने फिर कुछ और बातें भी की थी कि अगर कॉस्ट जो हमारी लगी है वो एनआरवी से कम होती है तो फिर हम वही कॉस्ट लिखते हैं, और एनआरवी अगर कम होती है तो फिर हम कॉस्ट की जगह एनआरवी की वैल्यू लिखते हैं। अच्छा, मुझे पता है इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया होगा। अच्छा, तो अभी सारा जो भी बात होगी वो कर लेते हैं, ठीक है? समझ आ जाएगी सारी की सारी। थोड़ा सा इसका अजीब सा कॉन्सेप्ट है एनआरवी का। सबसे पहले तो ये समझो कि हमने जिस तरह कल इनकम स्टेटमेंट के बारे में बताया था मैंने, कि सेल सेल में से हम कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करते हैं और फिर एट द एंड हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो हमारे पास इस इन्वेंट्री वाले चैप्टर के अंदर मेन चीज़ होगा कि हम इन तीनों के साथ अपना काम कर रहे होंगे। मैंने कहा था कि मेन काम जो रहेगा तो वो ये रहेगा कि कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करना। अच्छा, अब देखो, कॉस्ट ऑफ सेल जो होती है ना, इसका फार्मूला ये होता है, ये बड़ा ही अहम है पूरी अकाउंटिंग किताब का। मैं तो कहता हूँ बहुत ही अहम ये कॉस्ट ऑफ सेल है, सबसे अहम चीज़। इसके अंदर होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज लिख देते तो अच्छा लगता है ना, लेकिन अच्छा नहीं लगता यार, क्योंकि पहले हमारे पास एक ओपनिंग इन्वेंट्री होती है, फिर हम चीज़ें ख़रीदते हैं और एट द एंड हमारे पास इन्वेंट्री क्लोज होती है, तो इसलिए फार्मूला अच्छा लग रहा है, ठीक है। बात यह है कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल का ये फार्मूला होता है। कॉस्ट ऑफ सेल क्या होती है? देखो, जो प्रोडक्ट हम बेचते हैं ना, उस पर हमारी कितनी कॉस्ट लगी है वही कॉस्ट ऑफ सेल होगा। ये बात समझने वाली है कि जो प्रोडक्ट हमने बनाए हैं उनकी कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ सेल नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ सेल है उन प्रोडक्ट्स की कॉस्ट जो कि बिक चुके हैं, सोल्ड हो चुके हैं, सेल पर जो हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपनी टोटल कॉस्ट को ही कॉस्ट ऑफ सेल बोल देंगे कि अगर मैंने 1000 प्रोडक्ट बनाए हैं एक महीने के अंदर, ये 1000 बाल पेन बनाए हैं, तो बिके तो 700 है ना, तो 700 की कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ सेल, पूरे 1000 की कॉस्ट नहीं होगी। अब ज़रा ख़ुद सोचो कि अब इसके अंदर इसने हमें बताया हुआ है कि ओपनिंग इन्वेंट्री है। मान लेते हैं कि अगर मेरे इसी बाल पेन की ही शॉप है और ओपनिंग इन्वेंट्री पिछले साल मेरे 100 बाल पेन बिकना रह गए थे, क्योंकि हर साल हम जी बना रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पिछले साल 100 बाल पेन रह गए थे। अच्छा, हम ये भी मान लेते हैं कि बाल पेन 1 रुपये का, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हो गई ओपनिंग इन्वेंट्री जो हमारी पिछले साल बच गई थी, और हमने देखा कि 100 बाल पेन बच गए थे। फिर हमने कुछ ख़रीदे होंगे बाल पेन, क्योंकि अगर हमने पूरे साल जो बेचने हैं ना, ये 100 भी बिक गए होंगे, ठीक है। उसके बाद हो सकता है हमने 500 बाल पेन ख़रीदे हों बेचने के लिए, बाल पेन ख़रीदे हों, बाल पेन का मटेरियल ख़रीद के बनाया हो, बात एक ही है। फिर हमने देखा कि ये 100 बाल पेन और ये 500 बाल पेन हमने साल के अंदर हमारे पास थे, और एट द एंड हमारे पास 550 बाल पेन बिक गए। तो फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी रह गई? 50 की, 50 बाल पेन की। कि 100 जो थे बाल पेन हमारे पास थे पिछले साल, हमने अब अगले पूरे साल को देखना है। पूरे साल में हमने 500 बाल पेन ख़रीदे ताकि हम उसको बेच सकें, और हमने देखा हमारे पास जो 600 बाल पेन थे, हम उसको साल के अंदर जो है 550 बेच दिए, और बाकी कितने रह गए? 50। अब देखो, 100 प्लस 500 600, फिर माइनस 50 550। तो जो इन 550 पे जो कि इस साल हमारे पास बाल पेन बिके हैं, उनकी कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ सेल। अगर 1 रुपये का रख लें तो 550 रुपये कॉस्ट ऑफ सेल होगी। अब ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, जो 50 बाल पेन बच गए हैं इस साल, मान लेते हैं 2026 में
आखिरी 31 दिसंबर को 50 बैरल पेन बच गए हैं। तो अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएगी, हम उसको क्लोजिंग इन्वेंट्री में लिख देंगे। अब 2027 के अंदर यही फार्मूला लिखा जाएगा और उसके अंदर जो क्लोजिंग इन्वेंट्री थी 2026 की वो ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी 2027 की। क्लियर है ना बात? तो फिर यहाँ 50 लिखेंगे, फिर हम देखेंगे हम 365 दिनों के अंदर कितना रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं वो लिखेंगे, फिर देखते हैं हमारे पास बचता है या नहीं। हो सकता है 0 बचे, हो सकता है ये 100 जो थे पहले से और 500 जो बाद में लिए हैं 6 के 600 बिक गए हों, तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल 600 बाल पेंस की होगी। नहीं आई समझ? आ गई समझ? तो ये होता है कॉस्ट ऑफ सेल कि बेसिकली किस कॉस्ट पर जो मैंने चीज़ें बेची होती हैं उनकी कॉस्ट, और ये इसका होता है फार्मूला। बहुत ही अहम और आसान सा फार्मूला है। अच्छा, चूँकि हमारा ताल्लुक़ रहता है कॉस्ट ऑफ सेल हमने फाइंड करनी है और एट द एंड ग्रॉस प्रॉफिट और फिर बाकी हमने नेट प्रॉफिट निकालना है, तो इसका एनआरवी के साथ अब क्या रिलेशन है? देखो, जब हमारे पास हमने एनआरवी मिसाल के तौर पर हमने कहा कि हमने एक चीज़ जो हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री बच गई है, यहाँ पे बात होगी किसकी? क्लोजिंग इन्वेंट्री की। फिर से बात सुन लो, किसकी? क्लोजिंग इन्वेंट्री। वो 50,000 रुपये की है, उसकी कॉस्ट क्या है? 50,000 रुपये। लेकिन हमने देखा कि उस इन्वेंट्री को जो है वो आग लगने की वजह से या फिर चूहों की वजह से वो इन्वेंट्री ख़राब हो गई है क्लोजिंग। मान लेते हैं हम एक ये तरीका मान लो कि इस तरह से ख़राब हो गई है, तो या फिर ये मान लो कि फिर मार्केट में उसकी वैल्यू डाउन हो गई है, कुछ भी मान लो। लेकिन इस बात को समझो कि जो हमने कॉस्ट कंसीडर की है 50,000 क्लोजिंग इन्वेंट्री की, असल में एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस और एनआरवी देखें तो वो 50,000 से कम आती है। कि अगर मैंने 50,000 रुपये की कुर्सियाँ क्लोजिंग इन्वेंट्री में मेरी थी, तो मैं अगले दिन देखता हूँ वो तो चूहे वगैरह और आग कुछ लग गई, वो मेरा डैमेज हो गया इन्वेंट्री। अब मुझे पता है मेरी एक कुर्सी जो 1000 की जानी थी वो नहीं जाएगी, उसकी वैल्यू कम होगी, कोई ख़रीदेगा ही नहीं। तो वो जो एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस और हमने कुछ कॉस्ट टू सेल, कॉस्ट टू कंप्लीट लगाकर अकाउंटेंट साहब ने बिज़नेस के, उन्होंने एनआरवी जब निकाली, उन्होंने कहा सर आपकी कुर्सियों की कॉस्ट तो 50,000 थी, लेकिन ये 40,000 से ऊपर जाएंगी नहीं। लेकिन ये 40,000 से ऊपर जाएंगी नहीं। मेन मसला तब आता है जब हमारी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस यानी तकरीबन एनआरवी कॉस्ट से कम हो जाती है। देखिए मसला है ना, हमारे जो चीज़ बिक रही है वो हमारी कॉस्ट से भी कम ही बिक रही है, तो इसी को ही मसला बोलेंगे ना। समझ आ रही है ना बात? यही तो मसला होगा। अगर जो चीज़ बिक रही है उस कॉस्ट से ज़्यादा वैल्यू है इसकी, तो फिर मसला किस चीज़ का है? तो जब हमने देखा कि भाई उसने हमें बता दिया कि क्लोजिंग इन्वेंट्री 50,000 की थी, तो आग लगने की वजह से लकड़ियों को अब वो कुर्सियाँ डैमेज हो चुकी हैं, सर आप 40,000 से ऊपर इसको बेच नहीं सकते, ये आपकी एनआरवी है। उस सूरत में मैं फिर से बता रहा हूँ, हम ये कॉस्ट रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, हम एनआरवी की कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे। उस सूरत में कि जब हमारे पास एनआरवी कम हो जाती है कॉस्ट से, और हमें पता है कि हमें हर सूरत नुकसान होगा, तो फिर हम अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट को एनआरवी की बेस पर ही लिखते हैं। अब समझना, अब समझना समझना समझना। सोचो सोचो कि अभी मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखने वाला था 50,000 रुपये। क्यों? क्योंकि मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या है? 50,000 रुपये, वो जो कुर्सियाँ मैंने रखी हुई थी। अच्छा, अब हम मान लेते हैं कोई भी ओपनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट होगी, कोई भी परचेज़ हो सकती है, कुछ भी मान लो, और क्लोजिंग इन्वेंट्री मैं जो है अपनी तरफ से लिखने वाला था कि मेरी कुर्सियाँ 50,000 रुपये की पड़ी हुई हैं। तो मेरे पास कोई ना कोई कॉस्ट ऑफ सेल का जवाब आ जाएगा। ऐसा है या नहीं?
ऐसा है या नहीं? ये चीज़ मुश्किल लग रही है अगर, तो इस तरह से कर लेते हैं बस कि हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री भी 50,000 की थी और हमने परचेज़ 1 लाख की कर ली और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी 50,000 की रह गई है। चलो शायद ये आसान हो। अच्छा, अब बात यह है कि अब हमने कहा कि यार मेरा ही बिज़नेस है कुर्सियों का, और मैं जब सुबह उठा तो मैंने देखा कि हाँ, आज क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो पड़ी है, 31 दिसंबर भी है, हमने एंट्रीज़ करनी है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री में 50,000 लिख दो। ठीक है। अच्छा, जब ये लिखा होगा, अब ज़रा देखो, 50,000, 1 लाख, ये कितना हो जाएगा? 1.5 लाख। और इसके बाद इसमें से 50,000 निकालेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ जाएगी? 1 लाख। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ जाएगी? 1 लाख। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ जाएगी? 1 लाख। ठीक है। फिर मेरे पास अकाउंटेंट आया भागते हुए, उसने कहा सर आपने कॉस्ट ऑफ सेल गलत निकाली है। क्यों? क्योंकि आपकी लकड़ियों को आग लग गई है। आग लग गई है, हाँ। अब आग लगने से हुआ ये है कि जब मैंने NRV निकाली तो NRV कॉस्ट से कम आई है। NRV कॉस्ट से जो हमेशा ज़्यादा आनी चाहिए वो कॉस्ट से कम आई है, वो कॉस्ट से कम आई है। तो सर जो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपने 50,000 रुपये लिखने का सोचा था, उस ख्वाब को भूल जाएं, क्योंकि NRV तो कम आई है, लिहाजा इस बार जो क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट होगी वो NRV होगी। मान लेते हैं। अब वो क्या ही करेगा मालिक? कुछ नहीं कर सकता। अकाउंटेंट जो वही 50,000 ओपनिंग इन्वेंट्री, वही 1 लाख की परचेजेस, लेकिन अब हमने जो 50,000 था ये करना है 40,000, क्योंकि हमने NRV रिकॉर्ड करनी है। अब देखो ज़रा, 50,000 प्लस 1 लाख 1.5 लाख माइनस 40,000, 1,10,000। कॉस्ट ऑफ सेल यहाँ कितनी है? 1 लाख, और यहाँ कितनी है कॉस्ट ऑफ सेल? 1,10,000। ठीक है, साथ साथ रहना, इस बात को समझना। ये हुआ कैसे? ये तब था जब मेरे पास कोई मसला नहीं था मुझे, और मुझे पता था कि मेरी वैल्यू 50,000 की चीज़ 60-70 में चली जाएगी, और मैंने देखा मेरी कॉस्ट ऑफ सेल 1 लाख आई है इस साल की। फिर मैंने देखा कि नहीं, मेरा जो सामान पड़ा है वो नहीं जाने वाला 50-60-70,000 का, वो उससे भी कम जाएगा। तो फिर मैंने देखा मेरी कॉस्ट ऑफ सेल आई 1,10,000। अब ज़रा इस फार्मूले को देखो, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल हम माइनस करते हैं, और एट द एंड हमारे पास क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। ये मैंने आधी इनकम स्टेटमेंट उठाई है, ठीक है। जब आप सेल लिखोगे और कॉस्ट ऑफ सेल में 1 लाख लिखोगे तो एक प्रॉफिट आएगा। चलो ठीक है, सेल हो गई 2 लाख की, और अगर कॉस्ट ऑफ सेल 1 लाख की हो तो प्रॉफिट क्या आएगा? 1 लाख। यही कॉस्ट ऑफ सेल अगर 1,10,000 की है तो प्रॉफिट क्या आएगा? 90,000। बस सिर्फ इतनी सी बात समझने वाली थी कि हमने देखा कि NRV की सिचुएशन में जब मेरी इन्वेंट्री जली और NRV की वैल्यू कॉस्ट से कम आ गई, तो मैंने जब मेरी कॉस्ट ऑफ सेल निकाली वो ज़्यादा आ गई। कॉस्ट ऑफ सेल मेरी ज़्यादा आ गई क्योंकि NRV की वैल्यू से हमने की है ना, NRV ने क्या किया कि इसकी इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है क्लोजिंग इन्वेंट्री को, उसको कम कर दिया। मेरी कॉस्ट ऑफ सेल की वैल्यू ज़्यादा आई, तो जब मैं सेल जितने मेरी चीज़ें बिकी हैं उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल निकालूंगा तो प्रॉफिट तो कम आएगा ना। जितनी कॉस्ट बढ़ेगी उतना प्रॉफिट बढ़ेगा या प्रॉफिट कम होगा? जब किसी चीज़ की कॉस्ट बढ़ती है तो प्रॉफिट कम होगा या फिर प्रॉफिट ज़्यादा होगा? प्रॉफिट कम होगा। देखो, अभी तो बात ये थी कि 50,000 रुपये की इन्वेंट्री हल्की फुल्की जली और 40 की बन गई। मान लो वो पूरी जल गई, अकाउंटेंट आके कहते हैं सारी 10 रुपये की भी नहीं बिकनी। तो जब फिर हम क्या करेंगे? NRV क्या करेंगे? ज़ीरो रिकॉर्ड करेंगे।
और जब ज़ीरो रिकॉर्ड करेंगे तो देखो 50,000, 1 लाख आ जाएगा 1.5 लाख। और जब कॉस्ट ऑफ सेल 1.5 लाख लिखेंगे तो प्रॉफिट कितना आएगा? 50,000। प्रॉफिट मज़ीद कम होगा, जितनी कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगी उतना प्रॉफिट मज़ीद कम होता रहेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। फिर एट द नेट प्रॉफिट भी कम ही होगा ना, क्योंकि वो भी इसी से रिलेट करता होता है। तो बस यही बात समझने वाली थी कि किस तरह से NRV का इन्फ्लुएंस होता है। अब हम ऐसा करते क्यों हैं? हम ऐसा करते क्यों हैं कि हम अपनी तरफ से प्राइस को एक्सपेक्ट करते हैं, फिर एक NRV निकालते हैं और फिर उस बेस पर इन्वेंट्री की एंट्री करते हैं, हालांकि वो इन्वेंट्री अभी बिकी भी नहीं है। वो जो कुर्सियाँ जली हुई पड़ी हैं मेरे पास, मैं थोड़ी बहुत जली हुई, ठीक है, अभी हम 40,000 की बात करते हैं। मेरे अकाउंटेंट ने एज्यूम कर लिया नेट रिलाइजेबल वैल्यू से 40,000 है। भाई हो सकता है वो 50 की बिक जाए, हो सकता है वो 45 की चली जाए, हो सकता है कोई बेवकूफ़ ग्राहक हमें मिल जाए और वो 60 की भी चली जाए। कोई कहता मुझे फ़र्क नहीं पड़ता सर, मुझे आप बस फर्नीचर दे दें, या कुछ मैनिपुलेशन से हम उसको 60 की बेच देते हैं। तो फिर हमने अपनी बुक्स में पहले से ये रिकॉर्ड कर लिया है कि हमारा प्रॉफिट कम होगा। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह है मशहूर ज़माना लफ्ज़ जिसको कहते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। इन्वेंटरी का एक कॉन्सेप्ट, सॉरी अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का ये मतलब है कि अगर हमारे बिज़नेस में कोई नुकसान होने वाला है तो उसको होने से पहले ही रिकॉर्ड कर लो। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हम पहले से ही इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कोई आदमी एक पॉइंट पर आकर हमें छोड़ ही देगा। उस टाइम क्या होता है कि जब हमें एक आइडिया होता है ना तो इतना दुख नहीं होता, लेकिन जब आइडिया नहीं होता तब बहुत दुख होता है। तो अकाउंटिंग जो है वो हमें ये बात सिखाना चाहती है, हमें संभालने के लिए अकाउंटिंग ने कॉन्सेप्ट निकाला है और वो कहता है प्रूडेंस। अगर लॉस का ख़दशा है तो लॉस लिख लो, उसको ज़िंदगी का हिस्सा बना लो, नहीं है तो चलो कोई बात नहीं। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट जो है ये एक अकाउंटिंग का इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अकाउंटिंग जो हम करते हैं, ये जैसे हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट की बेस पे करते हैं, क्योंकि जो इन्वेंट्री हमने बेची नहीं है हमने लिख दिया कि वो हमें लॉस में, हमारे लॉस में जाएगी, जो हमने बेची भी नहीं है। तो अब मैं आखिरी बात इस बात को कवर कर रहा हूँ। देखो, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के मुताबिक बिज़नेस को कोई लॉस एक्सपेक्टेड है तो वो उस लॉस को लिख लें पहले से ही, क्योंकि फिर बाद में मुश्किलात होंगी, क्योंकि फिर फाइनेंस जो मैनेजर होता है उसको पकड़ा जाता है ये क्या हो गया है। तो इस सिचुएशन में बता सकते सर मैंने अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस लिख लिया है। तो NRV इसलिए निकालते हैं, NRV क्योंकि है एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, और एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस हमें पता चला कि हमारी इन्वेंट्री उस रेट में नहीं बिकती जिस रेट पर हमने उसे बनाया था, और इसी बिना पर हमने पहले से ये बात तय कर ली कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा। और ये सब किसने कहा? हमें प्रूडेंस ने कहा। क्लियर है? मेरे ख्याल से अब NRV और ये कॉस्ट ऑफ सेल, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये जब सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। क्लियर है? अब एक छोटी सी बात और, अच्छा दो ना वर्ड्स आएंगे, कॉन्सेप्ट कह लो, वर्ड्स कह लो, जो भी कह लो चैप्टर के अंदर, एक होता है मार्कअप और एक होता है मार्जिन। तो सबसे पहले ये समझना है कि हमें पता है कि फार्मूला होता है, सेल होती है हमारे पास, सॉरी, फिर कॉस्ट ऑफ सेल होती है, और एट द एंड हमारे पास GP आता है। मैंने कहा था ना यही चीज़ें ही सिर्फ इस चैप्टर में चलती रहेंगी। यहाँ पे भी सेल कर लो, कॉस्ट ऑफ सेल होती है और ये GP होता है। अच्छा किसी को इसका मतलब ना बताओ ना, ये ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है, ठीक है, अकाउंटिंग के अंदर, और एक्स का मतलब कोई भी वैल्यू है, ये ब्रैकेट एक्स का मतलब है ये वैल्यू माइनस होगी और फिर एट देन हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। अच्छा आपने ना एक लाइन याद करनी है, लाइन ये है कि मार्जिन में
सेल 100% होती है, सेल 100% पर होती है, सॉरी 100% नहीं होती। मार्जिन में सेल 100% पर होती है, मार्कअप में कॉस्ट 100% पर होती है। मार्जिन में सेल 100% पर होती है और मार्कअप में कॉस्ट 100% पर होती है। अब ये सब क्या है? अब देखो, अब वो ना हमें वैल्यूज़ नहीं देते कुछ भी। हमें हमें ये इन तीनों चीज़ों के बारे में कहते हैं कि आप सेल फाइंड करो या कॉस्ट फाइंड करो या फिर ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करो, लेकिन इस चीज़ की ना वो हमें वैल्यूज़ नहीं देते, सिर्फ परसेंटेज देते हैं और कोई एक आधी वैल्यू दे देते हैं। तो हमने किस तरह से फाइंड करना है? अब देखो, सवाल पता किस तरह आता है। अच्छा, मतलब ये ना थोड़ा सा तंग कर सकता है बहरहाल, लेकिन ये समझना ये कि मिसाल के तौर पर हमारे पास जो सवाल इस आएगा वो इस तरह से है कि वो मैं कह देते कि यार कॉस्ट है 1000 रुपये की, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1000 रुपये की कॉस्ट है हमारे पास, और वो है 25% मार्कअप के ऊपर। कॉस्ट है 1000, 25% मार्कअप के ऊपर हम बेच रहे हैं चीज़ को। तो आप अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट भी फाइंड कर दो और सेल भी फाइंड कर दो। अच्छा चलो, मार्कअप है तो हम इस सिनेरियो को देखते हैं, ठीक है। सेल हमें पता नहीं, कॉस्ट कॉस्ट हमें पता है 1000, और ग्रॉस प्रॉफिट भी हमें नहीं पता। यानी इनमें से कोई एक चीज़ भी पता चल जाए तो हमारे पास काम हो जाएगा। लेकिन उसने हमें कहा कि 25% मार्कअप पर है, और हमें एक बात पता है कि मार्कअप कर कॉस्ट 100% पे होती है। मार्कअप में कॉस्ट 100% पर होती है, मतलब ये जो कॉस्ट है ये 1000 पे होगी, और अगर ये 1000 पे है तो बताओ सेल कितने पे होगी? 25% मार्कअप है ना, ये 100% पर है, और 25% मार्कअप का मतलब है कि सेल कितनी हो जाएगी? 125%। नहीं, बात समझ? देखो यही तो बात है ना। अब कॉस्ट जो है वो सेल से ज़्यादा तो नहीं हो सकती ना, तो कॉस्ट 100% पर है, तो अब हमने सेल भी फाइंड करना है, फिर हमने चलो प्रॉफिट नहीं फाइंड करना, सेल फाइंड करेंगे, प्रॉफिट खुद ही फाइंड हो जाएगी। तो ये बात हमें कैसे पता चली सेल कितनी है? ये हमें पता चला कि उसने हमें कहा मार्कअप पे है, 25% मार्कअप पे है। तो इसका ये मतलब है कि ये अगर कॉस्ट 100% है तो सेल 125% होगी, क्योंकि 25% मार्कअप है। अगर 30% मार्कअप होता तो 130% पे होती। अब ज़रा 1000 अगर 100% है तो इसका 125% निकालो, क्या होगा? वो है 1250। यानी सेल कितनी है? 1250 रुपये की, और एट देन हमारे पास प्रॉफिट कितना आएगा? इसको जब हम माइनस कर देंगे तो 250 रुपये प्रॉफिट आएगा। और 250 क्या है बेसिकली? 125% माइनस 100%, 25%। बात क्लियर हुई? 25% मार्कअप का ये भी तो मतलब आप कर सकते हो कि 25% का ग्रॉस प्रॉफिट है, अगर ये 100% है तो 25% का प्रॉफिट ले लो और वो आ जाएगा 250। तो फिर हम इसे ये भी फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम कॉस्ट को माइनस करते हैं तभी तो प्रॉफिट आता है। इन दोनों को ऐड करोगे तो सेल भी आ जाएगी। कोई भी एक चीज़ फाइंड कर लो। क्लियर है बात? अच्छा, यही वो हमें बोलता है कि कॉस्ट 1000 रुपये लेकिन 25% मार्जिन। 25% मार्जिन, फिर से वही सेल, कॉस्ट और ग्रॉस प्रॉफिट। इस बार उसने ना हमें कॉस्ट दी 1000, ठीक है, और उसने हमें कहा कि 25% है मार्जिन। हमें पता है कि मार्जिन के अंदर कॉस्ट 100% होती ही नहीं है, मार्जिन के अंदर तो सेल 100% पे होती है। और अगर सेल 100% पे होगी तो फिर ये कॉस्ट जो 1000% है ये कितने परसेंट पे है? सॉरी, कॉस्ट 1000 पे है, ये कितने परसेंट पे है? समझना बात को, समझना। हम सेल में से कॉस्ट को माइनस करते हैं तभी तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। अब हमें पता है सेल जो है 100% पे है, तो अब हमने ये फाइंड करना है ये कितने परसेंट पे है।
हमें पता है 25% मार्जिन है, तो मतलब ये कितने परसेंट पे होगी खुद बताओ। अगर 25% मार्कअप पर ये 125 हुआ और ये 25% मार्कअप की वजह से इससे 25% कम हुई, कितना कितने मुश्किल लाइनें बोल रहा हूँ। तो 25% मार्जिन की वजह से इसको कितना होना चाहिए, 75% नहीं होना चाहिए यार, 75% नहीं होना चाहिए। नहीं भाई वो ज़्यादा हुआ था, ये कम क्यों हो रहा है। ओ भाई वो सेल थी, सेल ज़्यादा होगी, कॉस्ट कैसे ज़्यादा हो सकती है सेल से, तभी तो प्रॉफिट आएगा। और ये कॉस्ट है, कॉस्ट कैसे ज़्यादा हो सकती है सेल से, कम होगी तभी तो प्रॉफिट आएगा। ये मार्कअप और मार्जिन में फ़र्क है। अब हमने कहना है, हमने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया कि 1000 रुपये 75% पे है, तो अब हमने 100% निकालना है। अब हमने 1000 का 100% निकालना है और 1000 इस टाइम 75% पे है। तो देखो ये 1000 रुपये है ना, अब ये 75% पर है। अब हमने इसको लेके जाना है 100% पे, तो कैसे लेके जाएंगे, 100% जो है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 75% से, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1333 रुपये। भला क्या आ जाएगा, सेल आ जाएगी। और हमें पता चल गया ये कॉस्ट इस पर थी और ये फिर सेल आ गया। अब देखो 100% और कॉस्ट में से गया, तो इसका मतलब 25% का वो आएगा, जीपी आएगी, जो तकरीबन 333 रुपये बनता है। नहीं आई बात समझ, मतलब अगर हम 1333 रुपये से 1000 रुपये निकालेंगे 333 बनेगा। अब कह रहे हो कि सर 1000 रुपये का 25% 333 कैसे हो सकते हैं, 1000 का थोड़ी है, ये 1333 रुपये का है, क्योंकि यहाँ पर 100% सेल होती है, यहाँ 100% कॉस्ट होती थी। अब कहोगे इतना मुश्किल तो चैप्टर नहीं था जितनी ये बात है। देखो कुछ भी मुश्किल नहीं है, पता करो क्या, मैं तो ये कहूँगा कि यही सिर्फ करो कि कुछ सवाल करो, ठीक है। सवाल ये करो कि सवाल ये है जी कि सेल जो है वो 800 है 20% मार्कअप पर, और फिर सवाल करो 20% मार्जिन पर। फिर क्वेश्चन करो कॉस्ट 100 है, ठीक है, 50% मार्कअप पर, 50% मार्जिन पर। अच्छा ये दोनों ना अभी करो, क्योंकि अगर ये नहीं किए तो फिर नहीं होना कुछ ना, ये इसका बहुत है सवालों में इसका हिस्सा है सही में, तो फिर ये नहीं होगा ये कॉन्सेप्ट जो भी मैंने समझा है। सिर्फ इतना याद रखना कि यहाँ कॉस्ट 100%, यहाँ सेल 100%। यहाँ वो कॉस्ट बताए तो इसका मतलब हमने कॉस्ट से ऊपर जाना है सेल फाइंड करने के लिए। यहाँ पर वो हमें कॉस्ट बताए तो तब भी हमने ऊपर ही जाना है, लेकिन फ़र्क ये होगा कि हमने ये कंसीडर करना है कि 100% पे सेल है, यहाँ 100% पे कॉस्ट है। इस चीज़ को करोगे ना तो ये अच्छे से समझ आ जाएगा। बाकी नहीं समझ आया तो अगले लेक्चर में फिर से एक सवाल करवा दूँगा। यार ये लो एक सवाल कर ही देता हूँ मैं दोबारा से, ठीक है। समझना इसको, कॉस्ट है 100 रुपये, कॉस्ट है 100 रुपये, किस पर, 50% मार्कअप पर। मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है कि मार्कअप में कॉस्ट 100% पे होती है। मुझे पता है मार्कअप पे कॉस्ट 100% पर होती है। कॉस्ट उसने दे दी हमें 100 रुपये। अब मैंने बाकी चीज़ें फाइंड करनी है। 50% मार्कअप है, इसका ये मतलब है कि अगर ये 100% है तो सेल कितनी होगी 50% के हिसाब से, बताओ, 150%। ये बात है या नहीं, क्योंकि 50% मार्कअप है। क्लियर है। हमने इस बार स्टैंडर्ड किसको बनाया, कॉस्ट को, इसी वजह से फिर हम 100% था और फिर हम किस पे चले गए, सेल पे। अब देखो, अब हमने 100 रुपये कितने परसेंट पे थे, 100% पे, तो अब हमने देखना है 100 का अगर 100% है
100 है, तो 100 का 150% क्या होगा? आप कहोगे 150 होगा, फिर जब वैल्यूज़ बड़ी होंगी फिर रोना बैठ गया। तो क्या होगा? 150 होगा। स्टैंडर्ड किसको बनाया? इसको, क्योंकि कॉस्ट 100% पे था। और अब हमें पता चल गया कि जीपी 50 आएगा, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। और हमें पता है कि 100 का अगर 100 रुपये 100% पे हैं तो 50 रुपये 50% पे होंगे। या इस तरह कर लो, या फिर ये देख लो 150 माइनस 100 50 आ गया। कोई मसला है यार? नहीं है। मसला ये है कि अगर आपको परसेंटेज फाइंड नहीं करनी आती तो मसला है। ठीक है, मसला तो तब है। हमने किस तरह से किया है? हमने 100 रुपये लिए और हमने कहा ये 100% पे हैं, तो अब हमने जाना कहाँ है? 150% पे। तो बस हमने इसको 150% से मल्टीप्लाई कर दिया, 150% से मल्टीप्लाई कर दिया। 100 मल्टीप्लाई 150, और उसके बाद परसेंटेज का जो साइन है किस तरफ होता है यार? मैंने तो डायरेक्ट डिवाइड कर दिया था ना। ये रहा, ये ब्रैकेट वाला, ये अल्फ़ा है या शिफ्ट है? ठीक है, शिफ्ट के साथ होगा, तो शिफ्ट, ये आ गया 150। ठीक है, 100 का 150% निकाल लिया। अब अगर हमने प्रॉफिट निकालना था तो ठीक है, फिर हम 100 का 50% निकाल लेते हैं बस, तो ये प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब समझना, अब यही चीज़ हमें 50% मार्जिन पे देखनी है। मैं यहाँ कर लेता हूँ थोड़ा, सेल कॉस्ट जीपी। अच्छा, मज़े की बात यह है कि उसने हमें कॉस्ट इस बार भी 100 दी है, लेकिन इस बार ये कॉस्ट 100% नहीं है, सेल होती है 100% पे। तो फिर ये कितने परसेंट है? कितने परसेंट है बताया हुआ उसने हमें? 50% मार्जिन है, तो ये कितने परसेंट होगी? ये हमेशा कम ही होगी ना, तो ये 50% पे होगी। नहीं आई बात समझ? नहीं आई बात समझ? कॉस्ट कम होती है ना सेल से। तो अब हम क्या करें? अब हमने देखा कि ये 50% पे है और इसने जाना है 100% पर। ये 50% पर है और इसने जाना है 100% पर। तो अब हम क्या करेंगे? ये वैल्यू लिखेंगे 50% पे और इसने जाना है 100, मल्टीप्लाई कर देंगे उससे कि जो इसने जाना है, और डिवाइड कर देंगे जिस पे ये था। तो ये कितना हो जाएगा? 200। ये बिल्कुल ऐसे है, हमने इसको इस तरह से किया, 100 मल्टीप्लाई वो परसेंटेज जिस पे हमने जाना है, डिवाइड बाय वो परसेंटेज जिस पे हम हैं। ये हमने इस तरह से किया है, कैलकुलेटर पे मैंने ऐसे किया, 200 आ गया। एट द एंड ग्रॉस प्रॉफिट क्या आएगा? 100। नहीं आई बात समझ? फ़र्क पड़ गया? इधर भी फ़र्क था, इधर भी था। देखो कितना प्रॉफिट के अंदर फ़र्क पड़ जाता है। और अगर ये 100 पे था, ये 50 पे था, तो ये भी 50% ही होगा। ठीक हो गया, कोई मसला? क्लियर है ना यार? परसेंटेज निकालना आ गई? अच्छा, इसकी ना एक मज़े की ट्रिक है जो कि मैंने अभी अभी वीडियो को पॉज करके ही ढूंढी है। आसान सा बहुत तरीका है कि इसमें खपने वाली बात भी नहीं है। देखो, अब ना हमारे पास कॉस्ट होती है ना, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ कॉस्ट 100 रुपये थी। ठीक है, अब हमें पता है कॉस्ट 100% पे थी और हमने कितने परसेंट पे जाना है? 150 पे, क्योंकि 50% का मार्कअप था। ठीक है, तो अब हमने 100 से जाना है 150 पे। तो आप इस वैल्यू को सबसे पहले उस चीज़ से मल्टीप्लाई कर दो जहाँ आपने जाना है, और उस चीज़ से डिवाइड कर दो जहाँ आप हो। हम 100% पे हैं तो हमने 100% से डिवाइड किया। हमने जाना कहाँ है? 150% पे, तो हमने 150% से मल्टीप्लाई किया, और वैल्यू क्या है? 100। अपनी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो उस परसेंटेज पे जहाँ जाना चाहते हो, और डिवाइड कर दो उस परसेंटेज से जहाँ हो। अब देखो, 100 मल्टीप्लाई बाय 150% डिवाइड बाय 100%, 150 आ गया। सब क्लियर? फिर 150% निकालिए। अब ठीक यहाँ पर भी आपने ऐसे ही करना है मार्जिन के अंदर। देखो, हमें 100 दिया था,
100 दिया था ना, 100 रुपये हमने इस कॉस्ट बताई थी, लेकिन हमें ये पता है ये 100 रुपये जो है, हमें इसकी परसेंटेज का नहीं पता। हाँ, लेकिन उसने हमें कहा 50% मार्जिन पर है। इससे हमें बात वाज़ेह होगी कि सेल तो 100% पे होती है और ये 50% पर है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने सेल पर जाना है। अच्छा, कितने पैसे हैं? 100। अब हमने जाना कितने परसेंट पर है? 100% पर, क्योंकि सेल 100% पे होती है। और हम हैं कितने परसेंट पर? 50% पर। अब देखो, 100 मल्टीप्लाई 100% डिवाइड बाय 50%, 200। ये 200 आ गई सेल। फिर 200 में से 100 माइनस करो, 100 आ जाए ग्रॉस प्रॉफिट। ये कोई मुझे बता देता मेरे पेपर्स के टाइम, लेकिन ये हो गया। अब थोड़ा सा और रह गया है इस चैप्टर के अंदर, फिर ये इंशाल्लाह हो जाएगा, क्वेश्चंस करेंगे इसके।